Good morning guys. Today I will teach you transformer. Myself Anamika Mishra. प्रीवियस क्लासेस में हमने ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन पढ़ा था। आज हम लोग ट्रांसफार्मर का ईएमएफ इक्वेशन एंड इफिशिएंसी की स्टडी करेंगे। ओके, आपको पता है कि जैसे कि हमने पिछली क्लासेस में जब कंस्ट्रक्शन पढ़ा था तब हमने इन सारी चीज़ों को देखा था। मैं एक बार फिर से रिवीजन कर दे रही हूँ। आपको पता है कि ये हमारा कोर होता है जो कि पतली पतली पट्टियों से मिलकर बना होता है, जिसकी मोटाई 0.35 से 0.5 mm तक होती है। कोर के जिस भाग पे बाइंडिंग की जाती है उसे लिम्ब कहते हैं। ये बाइंडिंग जो होती है वो इनमें वायर से मिलकर बनी होती है। जब हम ट्रांसफार्मर डिज़ाइन करते हैं तो हमारा एचवी साइड और एलवी साइड डिफाइन होता है, बट जब हम वहाँ पर ट्रांसफार्मर में सोर्स को कनेक्ट करते हैं तो वो हमारा प्राइमरी साइड हो जाता है, और जिस साइड में हम लोड को कनेक्ट करते हैं वो हमारा सेकेंडरी साइड हो जाता है। हम थंब रूल जब लगाते हैं तो ये हमारी कंडक्टर की दिशा होती है, ये हमारी फ्लक्स की डायरेक्शन को बताती है। तो इसमें हम फ्लक्स की डायरेक्शन निकालने के लिए थंब रूल का अप्लाई करते हैं। इस डायरेक्शन में हमारी फ्लक्स होती है। ये हमारा सोर्स से जुड़ा हुआ है तो ये हमारा प्राइमरी साइड हो गया, जो हमारा लोड से जुड़ा हुआ है वो हमारा सेकेंडरी साइड हो गया। प्राइमरी साइड में जो करंट बहेगी उसे आईपी कहेंगे, सेकेंडरी साइड में जो करंट होगी उसे आईएस कहेंगे। प्राइमरी साइड के नंबर ऑफ टर्न्स को N1, सेकेंडरी साइड के नंबर ऑफ टर्न्स को N2। प्राइमरी साइड का जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसे इंड्यूस्ड ईएमएफ कहेंगे, याद रखिएगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ due to Faraday's first law, जो हमारी सेकेंडरी साइड में ईएमएफ होगी वो म्यूचुअल इंडक्शन के कारण ईएमएफ होगी, तो इसीलिए उसे म्यूचुअल ईएमएफ कहेंगे, म्यूचुअल ईएमएफ कहेंगे। ठीक है, इतनी बातें आप याद रखिएगा। उसके बाद हम आते हैं ईएमएफ इक्वेशन पे। तो आपको पता है कि जो हमारा फ्लक्स होता है या करंट होता है वो अल्टरनेटिंग नेचर का होता है। अल्टरनेटिंग नेचर होने के कारण ही फ्लक्स भी हमारा अल्टरनेटिंग नेचर का होता है। और हमारा फैराडे लॉ ये कहते हैं, फैराडे ने ये कहा था कि अगर किसी भी कंडक्टर में अल्टरनेटिंग नेचर का फ्लक्स होगा और उनके बीच अगर रिलेटिव मोशन आ जाए तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो आपको पता है कि हमारा ये साइन वेव है। साइन वेव की वैल्यू क्या होती है? फाई इज इक्वल टू पाई एम साइन ओमेगा टी। ध्यान से देखिएगा, फाई इज इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी। लेंज लॉ हमारा क्या कहता है? E इज इक्वल टू माइनस एम डी फाई बाई डी टी। अगर हम यहाँ इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो माइनस एम डी बाई डी टी, फाई की वैल्यू लिख दीजिए, यहाँ पे आएगा हमारा फाई एम साइन ओमेगा टी। ओके, नेक्स्ट डिफ्रेंशिएट करिए, माइनस एन, फाई एम आपका आगे आ जाएगा, ओमेगा आगे आएगा, और साइन ओमेगा टी को हम क्या लिखेंगे? कॉस ओमेगा टी। ई इज इक्वल टू होता है माइनस एन फाई एम ओमेगा, कॉस ओमेगा टी को साइन में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखेंगे? साइन ओमेगा टी माइनस 90। ओमेगा टी माइनस थीटा माइनस 90 कितना होता है हमारा? कॉस ओमेगा टी होता है। तो साइन में इसको कन्वर्ट करना है तो साइन में कन्वर्ट करने के लिए ओमेगा टी माइनस 90 लिखेंगे। नाउ ये जो हमारी इक्वेशन मिल रही है, ओमेगा की जगह हम 2 पाई एफ मान लेते हैं। 2 पाई एफ होता है तो माइनस एन फाई एम 2 पाई एफ लिखिए चाहे ओमेगा लिखिए, बात तो एक ही है। 2 पाई एफ साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। अब आपको जो ये इक्वेशन मिली, ये इक्वेशन किसकी थी? पीक वैल्यू की मिली, क्योंकि हमें फाई एम जो है वो मैक्सिमम यहाँ पे मिल रहा है, और उसके बाद ये इक्वेशन पीक वैल्यू के लिए निकाली गई है।
बट आपको पता है कि हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो हमेशा आरएमएस वैल्यू पे आती है, तो हम जो ईएमएफ इक्वेशन फाइंड करेंगे वो आरएमएस वैल्यू पे फाइंड करेंगे। नेक्स्ट इक्वेशन देखिएगा हमारी क्या बनती है। अगर हम यहाँ से ई आरएमएस निकालते हैं तो E1, अच्छा ये हमने प्राइमरी साइड का निकाला है तो इसे N1 आप कर लीजिएगा, E1 कर लीजिएगा। ओके, तो अगर हम आरएमएस वैल्यू फाइंड करते हैं तो ई आरएमएस इज इक्वल टू N phi m ओमेगा, N phi m ओमेगा इज इक्वल टू 2 pi f अपॉन √2। ओके, N phi m ओमेगा अपॉन में √2। नेक्स्ट अगर हम ई आरएमएस E1 है ये E1 आरएमएस को लेकर चलेंगे तो 1 अपॉन √2 N phi m ओमेगा, 1 अपॉन √2 यानी कि E1 आरएमएस 1 अपॉन √2 क्या होता है 0.707 इंटू N ओमेगा N phi m, और ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 pi f इंटू 2 pi f। ठीक है, अब हम ऊपर लिखते हैं तो 0.707 में अगर हम 2 pi का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा E1 आरएमएस इज इक्वल टू आएगा 4.44 phi m f n, phi m f बचेगा और n बचेगा। ठीक है, ये हमारी E1 आरएमएस की वैल्यू आ गई। अब इसी पे हम निकालते हैं तो हमारी E2 आरएमएस आएगा, इसका मतलब E2 RMS is equal to 4.44 phi m f n2 and this is n1। ओके, ये हमारी E2 RMS n2 आ गई है। ठीक है, E2 RMS की वैल्यू आ गई हमारी 4.44 phi m f n2। यही हमारा ट्रांसफार्मर का EMF इक्वेशन होता है। इसी तरह हम डिराइव करते हैं। अब यदि हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो निकालते हैं तो आप यहां से अगर देखेंगे तो E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू आ रहा है N1 अपॉन N2। N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू होता है हमारा K। K क्या है यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। K क्या है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ओके, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए हमारा F phi m हमें क्या मिल रहा है। phi m मतलब मैक्सिमम फ्लक्स। आपको पता है कि सिर्फ ट्रांसफार्मर ही एक ऐसा मशीन होता है जहाँ पे हमें मैक्सिमम फ्लक्स मिलता है, इसलिए इस बात को याद रखिएगा। EMF इक्वेशन हमारी 4.44 phi m f n होती है। N1 क्या है हमारा प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं और N2 क्या हमारा सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स है। F यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, phi m आपको पता ही है मैक्सिमम फ्लक्स है, और ये हमारी RMS वोल्टेज पे EMF इक्वेशन फाइंड आउट होगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इफिशियंसी। अगर हम इफिशियंसी फाइंड करते हैं इफिशियंसी इज इक्वल टू होता है आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस लॉसेस इंटू 100। ओके, आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस लॉसेस इंटू 100। आपको पता है अगर आउटपुट की बात हो रही है तो इन द सेंस यहाँ की बात हो रही है, यानी कि लोड साइड की बात हो रही है, तो हम इफिशियंसी से इक्वल टू लिख सकते हैं VL IL cos phi अपॉन VL IL cos phi L प्लस लॉसेस। अच्छा, लॉसेस के बारे में हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं, आगे हम इसके बारे में ब्रीफ में पढ़ेंगे। लॉसेस हमारे ट्रांसफार्मर में 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा कोर लॉस
इसी को हम कांस्टेंट लॉस भी कहते हैं। तो हम लोग ये लॉसेस देख रहे थे, लॉसेस हम थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देते हैं। कोर लॉस होता है, इसी को हम कांस्टेंट लॉस भी कहते हैं, कांस्टेंट लॉस, और इसी को हम आयरन लॉस कहते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा कॉपर लॉस, इसी को वेरिएबल लॉस भी कहते हैं। ओके, तो ट्रांसफार्मर में हमारे टू टाइप्स के ही लॉस होते हैं, एक होता है हमारा कोर लॉस, एक होता है हमारा कॉपर लॉस। आपको पता है कि ट्रांसफार्मर में कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है, ये एक स्टैटिक डिवाइस है। स्टैटिक डिवाइस होने के कारण इसमें लॉसेस बहुत कम होते हैं। लॉसेस कम होने के कारण हमारी एफिशिएंसी और सारी मशीनों की कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा हाई होती है। लास्ट में जाके हमारा आयरन लॉस जो होता है वो टू पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक होता है हमारा ईडी करंट लॉस, ईडी करंट लॉस, और एक होता है हमारा हिस्टैरिसीस लॉस। अगर आपको पता है कि कोर लॉस लोड या ऑन फुल लोड या लोड पे ये हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, इससे लोड से कोई मतलब नहीं है। बट कॉपर लॉस जो होता है वो हमारा 50% लोड, 75% लोड, 25% लोड, लोड के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू जो होती है वो चेंज होती रहती है। अभी मैं आगे आपको एक न्यूमेरिकल कराऊंगी तो उससे आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये हमारी इफिशियंसी थी, ये तो हमारी मैक्सिमम इफिशियंसी है। अब मान लीजिए हम बात करते हैं कि हमारा कोर लॉस जो है ये हमारी मैक्सिमम एफिशिएंसी है। ओके, याद रखिएगा इनटू 100। अब हम ये कहते हैं कि आपके पास हम कह रहे हैं कि एक ट्रांसफार्मर है, एक पहले मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। अगर फुल लोड की बात किया जाए, अगर नो लोड की बात किया जाए तो नो लोड पे आयरन लॉस और उस टाइम कॉपर लॉस हमारा 0 हो जाएगा। तो नो लोड पे हमारा सिर्फ आयरन लॉस होता है। अगर फुल लोड की बात किया जाए, फुल लोड पे तो आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस। ओके, अगर मान लीजिए हम यही 25% लोड की बात करते हैं तो हम क्या करेंगे, आयरन लॉस तो हमारा कांस्टेंट है प्लस 25% मतलब 25/100, वन अपॉन 4, यानी कि ये हमारा 1/16 हो जाएगा कॉपर लॉस। ओके, यानी कि 1/4 जो आ रहा है इसको हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो अब एक न्यूमेरिकल आप देख लीजिए, यहाँ से आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। अगर मान लीजिए हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं कि हमारा एक 25 kVA का ट्रांसफार्मर है, 25 kVA का एक ट्रांसफार्मर है जिसका आयरन लॉस मतलब WI जो है वो मान लीजिए 400 वाट है। ठीक है, तो 25% 25 क्या 50% करना चाहिए, 50% लोड पर ट्रांसफार्मर का कॉपर लॉस निकालिए। तो आप किस तरह निकालेंगे, किस पे पूछ रहा है, 50%, तो 50/100 मतलब कि 1/2, 1/2 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/4। उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, इसी रीजन से हम स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारा WI कितना है, 400 वाट है, तो 1/4 इंटू 400, तो ये हो गया हमारा 100। इसका मतलब हमारा कॉपर लॉस कितना आ गया, 100 वाट। ओके, इसी तरह से हम निकालते हैं। एक क्वेश्चन और देख लीजिए। अगर मान लीजिए आपसे कहता है कि 75% लोड पर हमारा आयरन लॉस 200 वाट था, तो कॉपर लॉस फाइंड करिए।
इस टाइप के क्वेश्चन एक नंबर पे आपके एग्जाम लेवल पे भी पूछे जा सकते हैं और कंपटीशन में तो अक्सर पूछ ही लिए जाते हैं। तो आपको कॉपर लॉस निकालना है यहाँ से। तो कैसे निकालेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल 75 अपॉन 100, इसका मतलब कितना हुआ? 3/4। तो 3/4 का स्क्वायर कर दीजिए तो ये हो जाएगा हमारा 9/16। तो हमारा WI कितना दिया हुआ है? 200। तो 9/16 इंटू 200, ऐसे ही तो निकलेगा ना हमारा आयरन लॉस और कॉपर लॉस। तो ये हो जाएगा हमारा मैंने क्वेश्चन बुक से देख के नहीं बता रहे, खुद से बना के बता रहे, तो ये क्लियर नहीं हुआ। इसको 400 वॉट कर दीजिए। अगर 400 वॉट पे हम निकालेंगे तो ये इजी वे में कट जाएगा और निकल जाएगा। वैसे तो पॉइंट में भी आ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये आ गया आपका 100, ये हो गया आपका 4, ये आ गया 25 इंटू 9 यानी कि 9×5 225 वॉट। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कॉपर लॉस कितना आ गया हमारा? 225 वॉट। ओके, तो इस तरह से हम अपने लॉसेस को फाइंड आउट करते हैं। ये हमारा ट्रांसफार्मर था। कल मैंने आपसे ऐप में क्वेश्चन पूछा था कि बताइए प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कितनी होती है, तो 80% उसका आंसर लोग ने गलत दिया था। अगर हमारा कोई भी आइडियल ट्रांसफार्मर है या फिर अगर आप एफिशिएंसी फाइंड आउट करेंगे फुल लोड पे, हाफ लोड पे, अकॉर्डिंग टू द लोड, तो आपकी एफिशिएंसी हमारी 98% भी आती है, 97% भी आती है। बट हमें अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है तो वहाँ आइडियल एफिशिएंसी जो होती है वो 93% to 96% होती है। और अगर प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की बात करेंगे तो 85% to 90% होती है। ओके, आज का टॉपिक हमारा यही था। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ेंगे। थैंक यू।